I don't know. कुछ YouTube लाइव का कोई इशू होगा। सब कॉलेज के। क्या लेट्स प्रोसीड। क्या डिस्कशन हुआ था? रिक्रूटमेंट डेफिनेशन डिस्कशन हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्कशन हो गया। इंटरनल डिस्कशन हो गया किस किस चीज पे डिपेंड करता है हमारा इंटरनल फैक्टर। कृष्णा अब तो थे नहीं क्लास में, क्लियर हुआ? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों को ये सब चीज सोचना पड़ता है कि आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैसा है, आपको कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, कौन से पोजीशन के लिए जरूरत है। फिर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है, स्मॉल है, तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट आपको ज्यादा नहीं करवाना होगा, ज्यादा उतना पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, राइट। और अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली ज्यादा डिपार्टमेंट है, ज्यादा पोजीशन है, जब चाहिए ही नहीं तो फालतू का उसमें क्यों पैसा डालेंगे। छोटा ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑपरेशन करने का जरूरत कम, किसी और चीज में एक्सपेंड करेंगे। अगर पैसा है मेरे पास तो किसी और बेहतर चीज में एक्सपेंड करेंगे। बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो कौन सी कैटेगरी में? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ अगर करना है तो अगेन बढ़ाएंगे, पैसा और लगाएंगे उसमें। फिर अगेन आपका जो बात है कॉस्ट वाला, कि अगर मेरे पास पैसा अधिक है तो ऑब्वियसली हम ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, और पैसा कम है तो ऑब्वियसली हम उस सेक्टर में थोड़ा चाहेंगे पैसा बचाने का, ठीक है। ये था इंटरनल फैक्टर। कृष्णा क्लियर हो गया? और आप नहीं थे प्रत्युष। अब आ जाइए एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर किस किस चीज पे रिक्रूटमेंट डिपेंड करेगा? करेक्ट। सबसे पहला फैक्टर तो एक्सटर्नल होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है, ठीक है। सप्लाई इन द सेंस, अब मान लीजिए जिस ऐसे डेजिग्नेशन के लिए आप कर रहे हैं रिक्रूटमेंट जहाँ पे ज्यादा सप्लाई है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड एक फैक्टर हो गया, राइट। और फैक्टर सोचिए। एनवायरनमेंट, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, पॉलिटिकल, लीगल और सोशल एनवायरनमेंट कैसा है अपने कंट्री, ठीक है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, SC/ST के लिए रिजर्वेशन है, डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन है। तो अगर आपको निकाला गया कि 10% आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी निकलेगा, कम से कम 10% आपका होना चाहिए इस कैटेगरी में, क्या डिसेबल्ड में से, SC/ST में से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा टैलेंट अगर मिल भी रहा है कहीं, तो ऑब्वियसली आप कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्राइटेरिया फुलफिल करना है ही, जैसा ना। ये इन्वायरमेंट में, ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की बात करें, ठीक है। इन्वायरमेंट भी और ब्रॉड होता है ना, यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल, लीगल और सोशल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर मेरे कंट्री में ये सारा नियम कानून है तो वी नीड टू एडहियर दिस रूल, ठीक है, ये हमको ओबे करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो कंपनी अपना बनाएगी ना, है ना, ये तो आपका गवर्नमेंट बना रही है ना, एक्सटर्नल हुआ ना, समझाया, ठीक है। अब आज कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब आ जाइए, और पहले आप लोग बताइए, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हैं। कंपटीशन कैसे? अपना जो हम क्राइटेरिया है वो तो हम रिक्रूटमेंट का कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से बेहतर कर रहा है तो मेरा नजर रहेगा ना उस पर कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसे कर पा रहा है, कैसे वो कॉस्ट कम कर पा रहा है। सोचेंगे कि नहीं सोचे कि आखिर वो कॉस्ट कम कैसे कर पा रहा है, बेहतर एम्प्लॉय कैसे हायर कर पा रहा है, इतना अच्छा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, राइट। ये सब चीज सोचेंगे। तो अगेन कॉम्पिटिटर यानी एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये हो गया एक्सटर्नल। और सोचिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए आप हायर करना चाह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर अधिक है, पहले समझते जाइए, लिखवा दूंगी मैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर अधिक है तो कंपनी को कैसे बेनिफिट होगा? एक तो हाँ बिल्कुल सही, सबसे सस्ते में हम ज्यादा से ज्यादा हायर कर सकते हैं, कम दाम में उन लोगों से काम करवा सकते हैं,
क्योंकि उस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग आएंगे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन। नतीजा आप जो भी कॉस्ट, जो भी मतलब रीजनेबल हो, लेकिन जो भी आप मान लीजिए 50 अगर रेंज है, तो अगर आप 30 भी देंगे तो लोग राजी हो जाएंगे, ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अधिक है तो। इसके अलावा एक और चीज डिपेंड करता है कि आपका लेबर मार्केट, आप कौन से लेबर मार्केट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेबर मार्केट मतलब क्या, अभी आप लोग मैनेजमेंट वाले मार्केट में बिलोंग करें, बीसीए जो कर रहे हैं वो आईटी वाले लेबर मार्केट में बिलोंग करें, तो दैट ओनली कि आप कौन से लेबर मार्केट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सारा फैक्टर्स होगा, इससे आपके रिक्रूटमेंट का जो डिसीजन है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो डिसीजन है वो हैम्पर करेगा या वैरी करेगा। समझ आया सबको? अब लिखना शुरू करिए, पहले फैक्टर फिर सोर्सेस पे आएंगे। आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के थे। पहले ये तो एक फर्स्ट लाइन तो आप लिख ही लीजिए कि विच कैन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर मींस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फिर पहला लिखिए आप सप्लाई एंड डिमांड, एक्सटर्नल सोर्सेज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप लिखिए ऊपर सप्लाई एंड डिमांड। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, सप्लाई एंड डिमांड। इसके अलावा और दिमाग लगाइए तो और पॉइंटर्स आपको मिलते चला जाएगा, ठीक है। तो वही है कि रटना नहीं है, दिमाग लगाते जाइए, पॉइंटर्स बढ़ते जाए। क्या चीज? पहला है आपका द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, availability of manpower both within and outside the organization is an essential factor, in the recruitment process, in a recruitment process. Availability of manpower both within and outside the organization is an essential factor in the recruitment process. If the supply is more than we can get, if the supply is more then we can get better talent, and vice versa लिख लीजिए, and vice versa लिख लीजिए। अगर सप्लाई कम है तो better talent, and vice versa मतलब अगर सप्लाई कम है तो obviously we need to compromise from good talent। अब सेकेंड लिखिए लेबर मार्केट, लेबर मार्केट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आ जाएगा, सब लिखवा रहे हैं। लेबर मार्केट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन where the organization is located, employment condition where the organization is located will affected by the recruiting efforts of the organization। क्या बता दीजिए, रिक्रूटिंग एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लिखिए यही पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट। different government control forbidding separation in contracting and work have coordinate effect
on enlistment practice. ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, लिख लीजिएगा. राइट, लाइक रिजर्वेशन सिस्टम, enlistment practices. Next one is unemployment rate. अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप अपने आंसर को भी इलॉबरेट कर सकते हैं. अगर आप समझें तो यही सारा चीज आप अपने लैंग्वेज में लिख लें. ठीक है, अगर 5 मार्क्स का है अकॉर्डिंगली, 10 मार्क का है तो अकॉर्डिंगली. ठीक है, आगे लिखिए. अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द एलिमेंट that influence the availability of applicants, the element that influence the availability of applicant is the economic growth rate. Economic growth rate. First, at the point when the organization isn't making new jobs, there is frequently oversupply of qualified work, which prompts unemployment. Qualified work which prompt unemployment. Next क्या था? Competitors. The recruitment policies and procedure of the competitors also affect the recruitment function of the organization. First up, time to time, the organization have to change. Time to time, the organization have to change their recruitment policies. Organization have to change their recruitment policies and manual according to the policies being followed by the competitors. Full stop. Recruitment is one of the main department. Which place the right candidate to the right job. Full stop. The recruiters should identify the best candidate. From different sources and job sites. Recruiters have to identify the problems faced during recruitment and find an alternative to make work efficiently, which can fulfill recruitment goal on time.
रिक्रूटमेंट गोल ऑन टाइम। हो गया सारा पॉइंटर्स, तो छूट रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट, दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही दो सोर्स होता है, वन इज इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, इसके बाद ये खत्म करने के बाद आपको और बताया जाएगा कि इसी से रिलेटेड मेथड्स भी होते हैं। पहले कर लीजिए सोर्सेज, फिर मैं सोर्सेज यानी कहां कहां से हम वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन है, यहाँ पे तो आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए। सोर्सेज में पहले इंटरनल के बारे में डिस्कशन करें। नंबर वन ट्रांसफर, प्रमोशन और प्रमोशन यानी या इस तरीके से बोलिए प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ऊपर का सीट वैकेंट हुआ तो प्रमोशन के थ्रू हम फिलअप कर लिए। ठीक है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही ना ऊपर गया, तो अगेन इंटरनल सोर्सेज से ही हम फिल कर रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग में भी हम लोग पढ़े थे, सक्सेशन प्लानिंग इज व्हाट, थ्रू इंटरनल सोर्स ओनली वी आर फिलिंग दैट पोजीशन। अब आ जाइए सेकेंड, एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल क्या होता है? हाँ, ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव का नाम अगर दे रहा है तो रेफरेंस के थ्रू दे रहा है, दैट विल कंसीडर अंडर एम्प्लॉय रेफरल। तो एम्प्लॉय रेफरल भी अगेन है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो बंदा। ठीक है, तो हम इंटरनल सोर्स से ही पता किया ना, अगेन एम्प्लॉय रेफरल इंटरनल सोर्स। और बोलिए, हाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन डिपार्टमेंट तो अनदर डिपार्टमेंट हो रहा है, तो ट्रांसफर भी इंटरनल सोर्सेज। और तो वो एक्सटर्नल होगा, उसको हम डेप्यूटेशन बोलते हैं। जब डेप्यूटेशन होता है तो दैट विल कंसीडर अंडर एक्सटर्नल। सस्पेंड में तो हम फिल कहाँ कर रहे हैं, सस्पेंड में तो हम निकाल रहे हैं। कौन आ रहा है भाई, सोर्स पता करना है ना, जो निकला उसको हमको नहीं देखना है, जो फिल करे। हाँ, एक्स एम्प्लॉय जो फिल कर रहा है, तो एक्स एम्प्लॉय भी इंटरनल हो, इसको हम प्रीवियस एम्प्लॉय बोल सकते हैं। यानी ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसको हम फोन करके बोल रहे हैं भाई वापस ज्वाइन करो। ठीक है, तो अगेन ये भी इंटरनल में ही आएगा, एक्स एम्प्लॉय जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस अप्लीकेंट भी आपका आ जाएगा इंटरनल में ही। अप्लीकेंट पहले ऑलरेडी दिया है, ठीक है, वो वेटिंग लिस्ट में था, फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पास डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, तो प्रीवियस एप्लीकेंट मतलब उसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम बुला रहे हैं, तो उसमें तो हमको एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह लग नहीं रहा है, हम पहले के सोर्स को यूज कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा अगेन इंटरनल में। ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग इंटरनल सोर्सेज। पहले जब फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो एक्सटर्नल, लेकिन आप सेकेंड टाइम उस पूल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड अंडर इंटरनल। ठीक है, चलिए शुरू करिए। पहले प्रेजेंट एम्प्लॉय, नंबर वन इज प्रेजेंट एम्प्लॉय। द रिक्रूटर कैन exercise promotion to a higher position, to a higher position, or transfer of the current employee, transfer of the current employees instead of recruiting the new employee, instead of recruiting the new employee. Next one, employee referral. Referral. Referral का spelling? Referral. ठीक है? Sometimes the organization hires
द कैंडिडेट referred by existing employee, assuming that such candidates are more trustworthy and reliable, भरोसेमंद, RELIABLE, reliable हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मल एम्प्लॉय में जो आप रिटायरमेंट वाला जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा, फॉर्मल एम्प्लॉय। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड for an option to rejoin to its ex-employee, former, FORMER, some organization provide for an option to rejoin to its ex-employee, full stop. They even consider the retired employee who are willing to give their full-time or part-time service to the organization. Next, previous applicant. कैंपस सिलेक्शन इंटरनल है क्या? कैंपस सिलेक्शन मतलब क्या समझते हैं आप? तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आपके कॉलेज आए ना, वीवो कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आपके कॉलेज आई, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स नहीं हुआ ये, उसके ऑर्गेनाइजेशन से तो कनेक्शन नहीं है आपका, तो फिर क्या लिखवा रहे थे? प्रीवियस एप्लीकेंट, इसमें लिखिए टू फिल अप द इमीडिएट ओपनिंग, calling up or emailing the candidate to fill up the immediate opening, calling up or emailing the candidate who have previously applied to the organization is the cheapest and quickest source of recruitment. ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। आप एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, फिर उसको फिल करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर हमको इंस्टेंट फिलअप करना है तो हम एडवर्टीजमेंट वगैरह से अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस से थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। जो ढूंढने में हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी वो इंटरव्यूड है, सारा प्रोसेसिंग किया हुआ है, बस वेटिंग लिस्ट में था तो हम उसको बुला लिए। ठीक है, अब बात आती है इसमें अगेन मेरिट डिमेरिट सब में होता है। क्या इंटरनल तो चलिए खत्म हो गया, लेकिन इंटरनल का मेरिट क्या हो सकता है? पहले मेरिट की बात करते हैं। इंटरनल तो हाँ, एक्सपेंस कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, और एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी मेरिट की बात कर रहे हो, करेक्ट। एम्प्लॉय का मोटिवेशन, मोरल वो तो हाई होगा क्योंकि सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉय को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उनको रेफर भी अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उनको मौका दे रहे हैं ना। इसके अलावा और लॉयल्टी बढ़ती है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये सारा आप लिख लेंगे या फिर पॉइंटर्स लिख लीजिएगा कम से कम। मैरिट में जितना भी आपने डिस्कशन किया फटाफट पॉइंटर्स लिख लीजिए। शॉर्टकट में एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज लॉयल्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, टाइम सेविंग, रिलायबिलिटी। आप एक्सटर्नल सोर्स से जाते हैं तो शायद उतना रिलायबल नहीं हो, लेकिन ये थोड़ा
आप उससे काम करवाए हुए हैं तो आपको पता है उसके पोटेंशियल के बारे में, तो रिलायबिलिटी वाला भी प्लस पॉइंट होता है। फिर प्रोसेस सिंप्लीफाइड होता है, ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस। देन अब आ जाइए डीमेरिट। डीमेरिट क्या क्या हो सकता है? कैसे? जेलस, कन्फ्लिक्ट का चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा फ्रेश टैलेंट, अब देखिए इतना ही लोगों में से ना हम लोगों को करना है, क्या पता हाँ न्यू टैलेंट का फिर थोड़ा स्कोप लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। एक तो लिमिटेड स्कोप अलग पॉइंट बन जाएगा, फ्रेश टैलेंट अलग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स बना लीजिए। डिमेरिट नंबर 1 लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, लिमिटेड स्कोप, राइजेस कन्फ्लिक्ट। अच्छा, कन्फ्लिक्ट है तो कंप्लेन वगैरह बढ़ेगा। एक और पॉइंट आप कर सकते हैं कि इसमें फेवरेटिज्म वाला चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपके हाँ अंदर के ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लोग ही हैं प्रमोट करने वाले, तो यहाँ पे फेवरेटिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो अगेन वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ दिस इंटरनल सोर्सेस encourages favoritism. Rises conflict, उसी में सारा कुछ आ जाएगा। फिर नीचे वाला करेगा। प्रमोशन अगर होता है तो एक टाइम लिमिट के बाद सबका हायरार्की बढ़ता है ना। सोर्सेस का डिस्कशन हो रहा है एक्सटर्नल। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर डेजिग्नेशन के लिए हम एक ही सोर्स, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, हर पोजीशन के लिए हम एक ही सोर्स अप्लाई करें, इट इज नॉट कंपलसरी। आपका क्या कहना है? जैसे मान लीजिए प्रमोशन हुआ है, का क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी है, इसके ऊपर क्या पीओ है, इसके ऊपर बीडीएम है, इसमें तो छुट भी सकता है, बीडीएम है, डीएम है। अब मान लीजिए यहाँ बीडीएम को यहाँ डीएम के पोस्ट पर बैठा, ठीक है, ये ऊपर गया। अब मान लीजिए पीओ का सीट वैकेंट हो, ये तो हम इंटरनल सोर्स से कर लीजिए, क्या ये हम एक्सटर्नल सोर्स से नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, एग्जाम लेके कर सकते हैं, या फिर किसी को भी फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये छोड़ा जाता है कि वो कौन से पोजीशन को फिल कैसे करना चाहती है। तो हम एक से ज्यादा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए आपके मॉड्यूल में मेथड का भी अलग कॉलम, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं या इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, समझ आया? किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। We are not getting, तो हम चाहे तो इससे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन है हम फ्रेश टैलेंट लाए, हम एडवर्टाइजमेंट में निकाल देंगे। तो बोल रही हूँ ना, है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सोर्स से हम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ सोर्सेस डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन सा सोर्स किसी भी कंपनी के पास है अवेलेबल, कौन कौन सा सोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ आ गया? समझ आया? चलिए अब एक्सटर्नल आज डिस्कशन कर ले। 10 मिनट है, हो जाना चाहिए, लेकिन लिखवा नहीं पाऊंगी, बस समझते चले जाइए। एक्सटर्नल में देखिए सबसे पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बस पॉइंटर्स लिखते जाइए और समझते चले जाइए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट पास हुआ था। एक्सटर्नल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, ये एक्सटर्नल सोर्स, पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट पास हुआ था 1959 के अराउंड, लेकिन बात देखिए 59 की है। तो मैं पहले बता दूं अभी वो इतना रिलेवेंट नहीं है। पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन और जॉब सीकर के बीच उतना इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं हो रहा। तो क्या ऐसा प्रोविजन निकाला गया था 59 के बाद, जो इम्प्लीमेंट हुआ 60 में, कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी हर ऑर्गेनाइजेशन को
इस बॉडी के पास, ऑथराइज पर्सन के पास जाके आपको वैकेंसी बताना होगा कहाँ वैकेंसी निकला हुआ, ठीक है। और जॉब सीकर यहाँ पे आके रजिस्टर करवाते थे, ठीक है। यानी इस बॉडी के पास दोनों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता था, राइट, दोनों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये यूटिलाइज कर पाते थे। यानी जॉब सीकर्स को पता होता था कि कहाँ वैकेंसी है और इसको पता होता था कहाँ कौन कौन सा किनको किनको जॉब की जरूरत है और क्या रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन है और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उनको है, ठीक है। तो ये था पहले का बात, राइट। नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स लिखते जाइए, पॉइंटर्स लिखते जाइए। एडवर्टीज है लेकिन उतना रेलेवेंट अब नहीं है, पहले जितना रेलेवेंट था अब उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलग है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी अलग है, ठीक है। जैसे naukri.com हो गया, ये सब भी आपका एजेंसी में आ जाएगा। यहाँ पे लोग रजिस्टर करवाते हैं, अगेन जॉब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां से प्रोफाइल आपका उठाती है, ठीक है। बहुत क्या करती है, उसके साथ ही क्वेश्चन वगैरह भी अटैच कर लेती है, ठीक है, कि आप थोड़ा क्वेश्चन वगैरह फिल करिए, फिर बाद में स्क्रीनिंग होता है। तो अगेन स्क्रीनिंग इज अगेन सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज नॉट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जहां स्क्रीनिंग शुरू हो गया यानी वहां पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। जहां जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं तभी तक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्यूपाइंग और प्रोक्योरिंग योर ह्यूमन कैपिटल इज रिक्रूटमेंट। तो स्क्रीनिंग जहां शुरू हो गया वहां सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया। तो रिक्रूटमेंट हम यहीं तक बोलेंगे कि हम नौकरी पे जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्सेस। तो लिख लीजिए एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, लिख लिए। फिर आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, और हाँ आपका जो था पॉइंट कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। कंपनी आती है आपके कैंपस में, कंपनी कम्स टू कॉलेज एंड रिक्रूट द फ्रेश टैलेंट, यू कैन राइट लाइक दिस। इसके अलावा डेप्यूटेशन, ऑलरेडी आप जानते हैं कि जब हम दूसरे ब्रांच में किसी को प्लेस करते हैं दैट विल कम अंडर डेप्यूटेशन। फिर वर्ड ऑफ माउथ से भी होता है आपका, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ भी एक तरह का एक्सटर्नल सोर्स है। मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहीं जा करके डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ सीट खाली है, जैसे मैं जा रही हूँ हाँ भाई HRM में सीट वैकेंट है, ठीक है। हम अपने रिलेशन में बात किए, अपने फ्रेंड सर्कल में बात किए, दिस इज व्हाट वर्ड ऑफ माउथ, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, लिख लीजिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म है रीडिंग एंड कोचिंग, सुना है इसके बारे में? RAIDING, रीडिंग एंड कोचिंग, POUNCHING। ट्रेनिंग में रीडिंग एंड कोचिंग क्या होता है? नहीं, रीडिंग एंड कोचिंग मतलब जैसे मान लीजिए, चलिए बैंक का एग्जांपल लेते हैं। ICICI बैंक में भास्कर बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉय है, इसकी वजह से एक साल में ICICI का बहुत ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब HDFC वाले को पता चल गया कि भाई ये एक साल में ये जो बंदा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी वजह से इस ब्रांच का बहुत प्रोग्रेस हो गया है। अब क्या करेगा, HDFC वाला भास्कर को अप्रोच करेगा, हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे, आपको बेहतर पोजीशन देंगे, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा लालच वगैरह दे करके, अनएथिकल है, ठीक है। यानी इसको हम बोलेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, जब हम कॉम्पिटिटर के बेहतर एम्प्लॉय को जब हम सीख करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज रीडिंग और पोचिंग, विच इज अनएथिकल, ठीक है। तो जब दूसरे यानी कॉम्पिटिटर से हम अगर सीख करने की कोशिश कर रहे हैं टैलेंट को, एप्लीकेंट टैलेंट ही बोलेंगे, टैलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी कंसिडर्ड अंडर रीडिंग एंड कोचिंग, विच इज अनएथिकल। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इज रीडिंग और कोचिंग एथिकल? तो योर आंसर विल बी इट इज अनएथिकल। तो इतना था आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। आई होप ये सब आप लिख पाएंगे और नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन इन एन एवरेज यही मिलेगा आपको हर जगह। वॉक इन इंटरव्यू इज वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, ये भी है। क्या
वो भी एक्सटर्नल है, वो भी एक्सटर्नल सोर्स है। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ेंगे उसमें और कहीं ना कहीं 1 पॉइंट 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट इन एन एवरेज हर बुक में आपको इतना जरूर मिलेगा।